हम लोग अर्थक्वेक के लेक्चर को शुरू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग अर्थक्वेक एक न्यूमेरिकल किए थे, तो हम सोचे कि अर्थक्वेक पे जितना भी बात होता है या फिर जितना न्यूमेरिकल आज तक किसी भी एग्ज़ाम में आया है वो सारा हम लोग देख ले, टॉपिक धीरे धीरे करके सारा ख़त्म करें अर्थक्वेक पे। तो हम लोग अर्थक्वेक का बेसिक से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे करके एडवांस फॉर्म में CSIR, नेट, गेट या जैम, किसी भी एग्ज़ाम में जो भी अर्थक्वेक से आज तक जो भी क्वेश्चन है वो सारे को करेंगे। और कुछ क्वेश्चन हम हर लेक्चर के एंड में कुछ क्वेश्चन दे देंगे, तो एंड तक देखना पड़ेगा उसको समझने के लिए। ठीक है, तो अर्थक्वेक का बेसिक डेफिनेशन, अर्थक्वेक होता क्या है? तो अर्थक्वेक क्या होता है? तुम्हारा एक वाइब्रेशन होता है, बेसिकली ये वाइब्रेट करता है, जैसे तुम्हारा फ़ोन वाइब्रेशन होता है उसी तरह तुम्हारा धरती भी क्या करता है? वाइब्रेट करता है। और वो क्या करेगा? लिविंग और नॉन लिविंग क्रिएचर, मीन्स कि लिविंग बींग मतलब कि हम लोग हो गए, नॉन लिविंग बींग मतलब क्या हो गया? जो भी तुम्हारा नॉन लिविंग मतलब बिल्डिंग्स हो गया या फिर तुम्हारा कार हो गया है, ये सबको क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा। जो भी धरती पे होगा वो सबको क्या कर देगा? डिस्टर्ब करेगा, ये वाइब्रेशन। तो अर्थक्वेक क्या है? अर्थक्वेक इज अ सडन वाइब्रेशन। ठीक है, अर्थक्वेक इज अ सडन वाइब्रेशन इंड्यूस्ड इन द अर्थ में होता है और क्या करता है? लिविंग एंड नॉन लिविंग बींग को डिस्टर्ब कर देता है। तो इसको कहते हैं बेसिक डेफिनेशन ऑफ अर्थक्वेक। ये सबसे बेसिक डेफिनेशन है अर्थक्वेक का, और यही डेफिनेशन मेरे ख्याल से सबसे परफेक्ट डेफिनेशन होता है अर्थक्वेक का। ठीक है, 90% अर्थक्वेक जो होता है वो तुम्हारा प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड है। प्लेट टेक्टोनिक कहने का मतलब क्या है? जरा बात को समझो कि जो तुम समझते होगे प्लेट बाउंड्रीज, समझते हो ना, जहाँ पे दो प्लेट का जहाँ पे मिलता है, देखो ये एक प्लेट, मान लो ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है। दो प्लेट टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं ना, तो ये दो प्लेट है, मान लो ये ए और ये बी, दो प्लेट्स हैं, तो ये बाउंड्रीज है ना। तो यहाँ पे तुम लोग पढ़े होगे कि एक तुम्हारा तीन तरह का प्लेट मोशन होता है। एक होता है डाइवर्जेंट, जिसमें तुम्हारा दो प्लेट आपस में अलग होता है। एक होता है कन्वर्जेंट, जिसमें क्या होता है? दो प्लेट आपस में टकरा जाता है ना। और एक और मोशन होता है जिसमें क्या होता है तुम्हारा कि दो प्लेट आपस में क्या करे? ट्रांसफॉर्म कर जाए। ट्रांसफॉर्म मीन्स ऐसा मोशन ले ले तुम्हारा, जैसे कि ये प्लेट इधर जा रहा है और ये प्लेट तुम्हारा इधर आ रहा है। तो ये भी हो सकता है तुम्हारा स्ट्राइक स्लिप, जिसको कहते हो तुम स्ट्रक्चरल में क्या कहते हैं? स्ट्राइक स्लिप कहते हैं ना, जिसमें तुम्हारा टेंजेंशियल मोशन होता है, मीन्स कि ना इसमें टकरा रहा है। देखो जैसे इसमें एक टकराने वाला केस था, एक था जिसमें डाइवर्ज कर रहा था, और तीसरा केस क्या होता है जिसमें तुम्हारा क्या करे? टेंजेंशियली बस उसको टच करके निकल जाए। और तुमको एक बहुत फेमस अर्थक्वेक है, नाम तुम लोग सुने होंगे, सैन एंड्रियास। इस पर मूवी भी बना था सैन एंड्रियास, जिसमें ड्वेन जॉनसन एक्टर था। तो सैन एंड्रियास बहुत फेमस अर्थक्वेक था, जो किसके बीच आया था? पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिका प्लेट के बीच में आया था। तो वो तुम्हारा सैन एंड्रियास अर्थक्वेक जो था वो यही था, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट की वजह से हुआ था। तो 90% जो अर्थक्वेक तुम देखोगे वो तुम्हारा क्या है? तुम्हारा रिलेटेड टू है प्लेट टेक्टोनिक है, प्लेट बाउंड्री से रिलेटेड है। बाकी बच के 10% वो वोल्केनिज्म हो सकता है, या फिर तुम्हारा धरती गिर गया, अचानक से कोलैप्स कर गया तुम्हारा सरफेस, तो उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ सकता है, लेकिन वो बहुत रेयर है, 10%। इसको कहते हैं नॉन टेक्टोनिक अर्थक्वेक। ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा टेक्टोनिक, जो धरती के इंटरनल प्रोसेस की वजह से होता है, उसको कहते हैं टेक्टोनिक अर्थक्वेक। जो तुम्हारा आउटर फीचर्स की वजह से हो उसको बोलते हैं तुम्हारा क्या? नॉन टेक्टोनिक अर्थक्वेक। तो वो भी 10% नॉन टेक्टोनिक है, और 90% जो है तुम्हारा टेक्टोनिक की वजह से होता है। टेक्टोनिक मीन्स की प्लेट बाउंड्री की वजह से होता है। ठीक है, आते हैं आगे। तो यहाँ पे कुछ की टर्म्स है जो तुमको समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि एक पहला सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है फोकस, जो लास्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल बनाते समय तुम लोग को आया होगा। फोकस क्या होता है? तो फोकस जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट, ये वो प्लेस होता है जहाँ से तुम्हारा अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, उसको कहते हैं फोकस या हाइपोसेंटर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ हाइपोसेंटर। और इसी के वर्टिकल, इसी के परपेंडिकुलर जहाँ पे तुम सरफेस पे पहुँचोगे, सरफेस जहाँ पे हम लोग रहते हैं, तो यहाँ से तुम्हारा फोकस से परपेंडिकुलर जहाँ तुम सरफेस पे पहुँचोगे उसको कहते हैं एपिसेंटर। ये ध्यान रखना, फोकस और एपिसेंटर दो इंपॉर्टेंट टर्म है। अच्छा, फोकस का अगर बात करें तो फोकस जो होता है तुम्हारा वो 700 किलोमीटर तक का हो सकता है, मीन्स कि तुम्हारा हो सकता है 50 किलोमीटर पे भी फोकस हो सकता है 16 किलोमीटर। जैसे तुम एक अर्थक्वेक के बारे में सुनेगा, हम तुमको एक बात बताते हैं। 1934 में एक बिहार में अर्थक्वेक आया था, बहुत फेमस अर्थक्वेक है। ठीक है, 1934। और एक तुम सुनोगे 2001 में, जिसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच का जो टाइम था उसी समय, यानी कि 2001, बहुत फेमस इंसिडेंट था जिसमें हरभजन सिंह 3 विकेट लिया था। इस टाइम जो काइपोची मूवी में भी जिसमें दिखाया है, काइपोची मूवी में भी इसी के बारे में दिखाया है। 2001 यानी भुज अर्थक्वेक, इसको कहते थे भुज अर्थक्वेक। तो भुज अर्थक्वेक का जो तुम्हारा डेप्थ था, जो फोकस था, वो क्या था? 24 किलोमीटर था। और 1934 जो ये वाला था, इसका था 16 किलोमीटर। सोचो कितना सामने था धरती से, 16 किलोमीटर और ये 24 किलोमीटर का, कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया था। 1934 जो बिहार में अर्थक्वेक आया था, उससे तो लगभग तुम्हारा नेपाल और आधा बिहार बर्बाद हो चुका था लगभग।
मोस्ट ऑफ द नेपाल और बिहार बर्बाद हो चुका था। और 2001 का अर्थक्वेक तो सबको पता ही होगा, और नहीं पता है तो तुम लोग डिस्कवरी में भी देख सकते हो, भुज अर्थक्वेक। और अगर और थोड़ा डिटेल में जाना है तो काइपोची मूवी देखो, उसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि क्या होता है। तो काइपोची मूवी में भी बहुत अच्छा, बहुत मतलब साइंटिफिकली तो नहीं बताया गया, पर उसमें कुछ सीन्स को दिखाया गया भुज अर्थक्वेक में कैसा डिस्ट्रक्शन हुआ था। इस समय मोदी जी हम लोग के क्या थे, सीएम थे गुजरात के इसी टाइम। तो भुज अर्थक्वेक तो इसका तो 24 किलोमीटर, और ये था, ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था। और इनफैक्ट एक आध अर्थक्वेक का तुमको बता दें कि सबसे जो डीपेस्ट अर्थक्वेक है वो मिला है तुमको 758 किलोमीटर का, मतलब कि 758 किलोमीटर डेप्थ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है। सोचो कहाँ 16 और कहाँ 758। तो तुम्हारा जो डेप्थ होता है, डेप्थ ऑफ द फोकस होता है, वो बहुत वेरिएबल्स हो सकता है, मतलब कि इनफैक्ट वो 50 किलोमीटर से कम भी हो सकता है, और 700 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली 700 किलोमीटर तक का ही रेंज का होता है। ये एक रेयरेस्ट है कि 758 वाला जो है वो मोस्ट डीपेस्ट अर्थक्वेक आया था तो वहाँ पे। तो ये 700 किलोमीटर, ठीक है। तो ये तुम्हारा फोकस जो होता है वो तुम्हारा वेरिएबल डेप्थ का हो सकता है। दूसरा क्या है, एपी सेंटर जो होता है। एपी सेंटर मीन्स क्या होता है, एपी सेंटर तो जहाँ पे तुमको अर्थक्वेक, वो जगह जहाँ से तुम फोकस से परपेंडिकुलर पहुँचे, उसको क्या कहते हैं, उस प्लेस को क्या बोलते हैं, एपी सेंटर कहते हैं। अब एपी सेंटर टू फोकस का जो दूरी होता है उसको क्या कहते हैं, फोकल डेप्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकल डेप्थ। थोड़ा सा फोकल डेप्थ का डेफिनेशन ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग आइसोसिस्मल का न्यूमेरिकल बनाएंगे, आइसोसिस्मल से न्यूमेरिकल बनाओगे या तो तुमको क्या पड़ेगा, इसका ज़रूरत पड़ेगा, फोकल डेप्थ का बहुत ज़रूरत पड़ने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए तुमको कह रहे हैं कि फोकल डेप्थ के बारे में पता करके रखना, ठीक है, याद रखना है फोकल डेप्थ क्या होता है। में आते हैं एपी सेंट्रल एंगल। देखो एपी सेंट्रल एंगल को लेके बहुत कंफ्यूजन होता है, लोग को बहुत दिक्कत होता है कि एपी सेंट्रल एंगल होता है क्या। जरा समझो तुम बात को। ये तुम्हारा अर्थ है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ये वाला जो बना हुआ है देख रहे होगे, ये ब्लैक वाला, ये रेड से हम दिखा दिए, ठीक है। अब यहाँ से समझो इस जगह पे तुम्हारा अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है, यहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है, यहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हो रहा है फोकस से, और इसके परपेंडिकुलर कहाँ पहुँचे तुम, यहाँ पे पहुँचे। तो ये क्या प्लेस हो गया, ये एपी सेंटर हो गया। ध्यान से समझो, डेफिनेशन रटने से ज़्यादा अच्छा होता है कि उसको समझ लो। तो फोकस से परपेंडिकुलर गया तो एपी सेंटर हो गया। और एक और समझो कि यहाँ पे तुम्हारा एपी सेंटर है, मतलब मोस्ट डिस्ट्रक्टिव प्लेस कौन सा होता है अर्थक्वेक का, कहीं पे भी जहाँ पे एपी सेंटर होता है, ठीक है, मतलब कि फोकस से जस्ट परपेंडिकुलर जो जगह होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। तो ये एपी सेंटर हो गया। अब एक होता है तुम्हारा सिस्मिक स्टेशन, जहाँ पे तुम ऑब्जर्व करने के लिए अपना स्टेशन लगा के रखे हो, या फिर सिस्मोग्राम मशीन्स को लगा के रखे हुए हो, वो जगह, यानी कि ये सिस्मोग्राफिक स्टेशन, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग बात किए थे तुमसे कि एपी सेंटर टू तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की दूरी को क्या बोलते थे, एपी सेंट्रल डिस्टेंस बोलते थे, ठीक है। दूसरा बात, अब देखो क्या हुआ कि तुम क्या करना है, तुमको फोकस से एक लाइन को लेना है और सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ समझते हो, रेडियस ऑफ द अर्थ यानी कितना, रेडियस ऑफ द अर्थ क्या होता है, 6371 किलोमीटर। ध्यान रखना, परफेक्ट नंबर 6371 किलोमीटर। 6400 मत बोलना, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो, फिर न्यूमेरिकल में बहुत आंसर गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। हमेशा 6371 किलोमीटर, ये परफेक्ट नंबर याद रखना, ठीक है। न्यूमेरिकल में गड़बड़ हो जाता है, खुद से 6400 लेके मत कर लेना। ये तुम्हारा फिजिक्स नहीं है कि तुम फट से 6400 लोगे और आंसर परफेक्ट कर देना तुमको, क्योंकि कैलकुलेटर होता है। तो कैलकुलेटर होता है तो तुम क्यों करोगे 6400। गेट या नेट जैम के एग्जाम में क्या होगा, तुमको कैलकुलेटर मिलेगा ना, तो तुम कैसे 6400 कर लोगे खुद से परफेक्टली। अब देखो यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा कि तुम क्या किए, फोकस से तुम क्या किए, लाइन ड्रॉ की, और कहाँ पहुँचे तुम, सेंटर ऑफ द अर्थ पे पहुँचे, ठीक है। और सिस्मोग्राफ स्टेशन जहाँ पे था, जहाँ वहाँ से भी तुम क्या की करे, वहाँ से भी एक लाइन को सब्सटेंड किया और कहाँ पहुँच गए, सेंटर पे गए। और यहाँ से जो फोकस से एक लाइन गया था वो तो एपी सेंटर को टच कर ही रहा था। और ये दोनों के बीच में, यानी कि एक वो लाइन यहाँ पे मीन्स कि वो एंगल जो बन रहा है, यानी कौन सा एंगल, जो लाइन तुम्हारा सिस्मोग्राफ स्टेशन से सबटेंड किए थे कहाँ तक, सेंटर ऑफ द अर्थ थे। और फिर तुम्हारा एक लाइन वो जो तुम्हारा एपी सेंटर और फोकस को कनेक्ट करते हुए कहाँ जुड़ा, सेंटर ऑफ द अर्थ के पे। और वहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये वाला लेमडा डेल्टा है, तो ये जो लाइन होता है ये तुम्हारा क्या होगा, एपी सेंट्रल एंगल, ये कहलाता है तुम्हारा एपी सेंट्रल एंगल। तो इस बात को ध्यान रखना, एपी सेंट्रल एंगल क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, लोग बेसिक डेफिनेशन क्या बोलते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय द एपी सेंटर इज नोन एज एपी सेंट्रल एंगल। नहीं, ये गलत डेफिनेशन है कि एंगल सबटेंडेड बाय द, क्योंकि एपी सेंटर वर्ड है इसलिए एपी सेंटर नहीं, ऐसा नहीं होता है, तुम्हारे कहाँ सेंटर से जुड़ता है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। बहुत कन्फ्यूज़न होता है, मैंने एक बार ये नेट में क्वेश्चन आया था और गड़बड़ कर देता है लोग कि एपी सेंटर वर्ड से जोड़ देता है। और वैसे भी इंडिया में थोड़ा प्रॉब्लम है कि जो वर्ड होता है उसी से लोग क्या करते हैं, उसका हिंदी बना लेते हैं। तो हिंदी बना लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं, हम तुमको सिखाते हैं एपी सेंट्रल एंगल। अब देखो क्या होता है कि कभी भी एपी सेंट्रल डिस्टेंस जब तुमको निकालना रहता है तो तुम दो टर्म में निकाल सकते हो,
एपी सेंटर निकालने के लिए हम लोग दो टर्म का इस्तेमाल करते हैं, या तो तुम एपी सेंट्रल एंगल निकाल लो, ये जो एपी सेंट्रल एंगल है ये वाला एपी सेंट्रल एंगल निकाल लो, या फिर एपी सेंट्रल का डिस्टेंस से निकालो, या तो एंगल के टर्म में या फिर डिस्टेंस के टर्म में, दोनों टर्म में आंसर तुम ला सकते हो, ठीक है। लेकिन कन्वर्जन तुमको पता होना चाहिए एग्जाम में। कन्वर्जन देखो यहाँ पे हम कन्वर्जन का फॉर्मूला लिख दिया तुमको कि कैसे होता है। ये हुआ एपी सेंट्रल एंगल, ठीक है, क्या है 180/पाई, और ये हुआ एपी सेंट्रल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस में, और ये आर फॉर रेडियस ऑफ द अर्थ। बस फार्मूला को ध्यान रखना, तुमको कभी भी कन्वर्जन करने आ सकता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। एपी सेंट्रल एंगल को एपी सेंट्रल डिस्टेंस में, आप जो भी दिया हुआ राइट हैंड लेफ्ट हैंड तो मल्टीप्लाई कर डिवाइड करना, जिस भी मान लो कि ये पूछा तुमसे एपी सेंट्रल डिस्टेंस पूछ लिया तो नॉर्मल सी चीज़ है, पाई को उधर ले जाओ, रेडियस को उधर ले जाओ, 180 से डिवाइड दो, नॉर्मल मैथमेटिक्स लगाओ और लाओ आंसर, ठीक है। अब यहाँ से देखो कि क्या है जो अर्थक्वेक में जो बहुत बेसिक ज़रूरत है जो तुमको समझना चाहिए, वो क्या है, सिस्मिक वेव के बारे में जरा समझो क्या होता है। सिस्मिक वेव क्या होता है, एक इलास्टिक एनर्जी है जो क्या करता है, तुम्हारा सब मीडियम में ट्रैवल करेगा। तुम्हारा मीडियम क्या है, अर्थ है ना मीडियम, क्योंकि वहीं से तुम्हारा क्या एनर्जी निकल रहा है और अर्थ को डिस्टर्ब कर रहा है, तो अर्थ में प्रोपगेट करेगा और क्या करेगा, लिविंग और नॉन लिविंग क्रिएचर को क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है। और ये हम लोग कहाँ से जोड़ लिया, डेफिनेशन बाई जोड़ लिया हम लोग कहाँ से, जो नॉर्मल अर्थक्वेक का डेफिनेशन था, ठीक है। अब ये जो सिस्मिक वेव होता है ये दोनों तरीके से जनरेट हो सकता है। दोनों तरीके कहने का मतलब है मेरा नेचुरली, यानी कि अर्थक्वेक ये तो नेचुरल होता है, और दूसरा क्या, एक्सप्लोजन, डायनामाइट्स, ये दोनों तरीके से जनरेट कर सकते हैं हम लोग। सिस्मिक वेव का नेचर क्या करते हैं, आर्टिफिशियली जनरेट करके समझने की कोशिश करते हैं कि सिस्मिक वेव कैसा बिहेव करता होगा। तो नेचुरली भी तुम्हारा होता है जो अर्थक्वेक एग्जाम्पल है, और आर्टिफिशियली भी जनरेट हो सकता है। अब सिस्मिक वेव जो होता है वो दो तरीके का होता है। बेसिक सिस्मिक वेव, बेसिकली अगर बात करूँ तो सिस्मिक वेव दो तरीके का है, एक तो है बॉडी वेव और दूसरा है तुम्हारा सरफेस वेव। और बॉडी वेव और सरफेस वेव को समझो क्या होता है। बॉडी वेव, नाम में बॉडी है, मीन्स कि ये तुम्हारे इंटरनल वॉल्यूम में ट्रैवल करेगा, मतलब वो सिस्मिक वेव जो तुम्हारा बॉडी में ट्रैवल करे, इंटरनल बॉडी में ट्रैवल करे। अर्थ का बॉडी कहने का मतलब क्या, अर्थ के इंटरनली ट्रैवल करे, मीन्स कि क्रस्ट, मेंटल कोर, इसमें ट्रैवल करे, ठीक है, तो उसको कहते हैं बॉडी वेव। समझ में आया, जो अर्थ के बॉडी में ट्रैवल करे। सरफेस वेव क्या होता है, नियर सरफेस, मीन्स कि सरफेस पे ट्रैवल करता है, ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जाके ट्रैवल नहीं करता है सरफेस वेव। तो सरफेस वेव के बारे में आगे देखेंगे, अभी फिलहाल हम बॉडी वेव पे आते हैं। तो वो बॉडी वेव में क्या होता है, बॉडी वेव को तो तुम समझ गए कि इंटरनल वॉल्यूम में ट्रैवल करता है, मीन्स कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ में ट्रैवल करने वाला है। अच्छा, ये सब बताने से ज़्यादा ज़रूरी है कि तुमको थोड़ा सा बेसिक चीज़ समझो क्या होता है। वेव और रे में फ़र्क क्या होता है, पढ़ तो लिए सिस्मिक वेव पर, वेव और रे में फ़र्क क्या होता है, जरा बात को बताओ, वेव और रे में फ़र्क क्या होता है। हम तुमको बताते हैं, वेव और रे का एक बहुत फेमस अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, तुमको हमेशा याद रहेगा वेव और रे का एक एग्जाम्पल, ठीक है। एक इमेजिन करो कि तुम एक अंधेरे रूम में हो, ठीक है, अंधेरे रूम में हो और सब तरफ से अंधेरा कर दिए हो, और क्या करो कि एक खिड़की है तुम्हारे रूम में, उसमें क्या करना है तुमको, एक छोटा सा छेद करना है। एक्चुअली में मत करना, इमेजिन करो कि एक छोटा सा छेद कर दिया, ठीक। अब यहाँ से क्या होगा, सन रे इस छेद से पार होगा, ठीक, यहाँ तक, ठीक है। अब वो रूम में तुम्हारे गया, अब वो तुमको ऑब्जर्व करना है क्या वो रूम में क्या एक पर्टिकुलर स्पॉट को लाइटिंग करे, क्या वो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पॉट पर लाइट जा रहा है, नहीं। तुम क्या ऑब्जर्व करोगे कि वो रूम में लाइट फैल जा रहा है। तुम तो एक छोटा छेद किए थे, लाइट को जाना चाहिए था और एक इंडिविजुअल जाके तुम्हारे एक स्पॉट पे लाइट पड़ना चाहिए था, पर वैसा तो हो नहीं रहा, वो क्या कर रहा है, वो लाइट फैल जा रहा। तो ये नेचर किसका होता है, वेव का नेचर होता है, ठीक है। तो सन, ये सन रे जो होता है, जो सन का लाइट होता है वो कैसा एज ए वेव तुम्हारा बिहेव करता है। अच्छा, अब तुमको हम एक एग्जांपल देते हैं तुमको रे का। रे जो होता है वो स्ट्रेट लाइट में ट्रैवल करेगा। तुम बहुत एक फेमस एग्जांपल सुने होगे, लेज़र लाइट। वो क्या होता है, रे जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा और वो उसी एरिया को तुम्हारा लाइट करेगा, लाइट देगा जो पर्टिकुलर जहाँ पे वो ट्रैवल करा, मीन्स कि एक इंडिविजुअल स्पॉट को वो लाइटनिंग करता है, ठीक है। तो वेव और रे में ये फ़र्क है, मीन्स कि सिस्मिक वेव जो होता है वो फैलता है। तो इसीलिए तुम देखे होगे जो हम लोग पहला न्यूमेरिकल जो बनाए थे, जो नहीं देखा होगा वो उस न्यूमेरिकल को देखना, उसमें देखना हम बनाए थे, जो पहला डायग्राम बनाए थे उसमें वेव को ऐसे बनाए थे, ऐसे करके बनाए हुए थे। मीन्स क्या, ये फैल रहा है ना, चारों तरफ जाएगा, तुम सिर्फ एक डायरेक्शन में ये नहीं करेगा, ये पूरी तरह से। इसीलिए सोचो कि तुम सुनते होगे कि सिस्मिक वेव, जैसे कि एक एग्जांपल तुमको दिखाते हैं, नेपाल में जो अर्थक्वेक आया था, काठमांडू में जो अर्थक्वेक आया था, कब, ये हाल फिलहाल का बात है, शायद 2013-14 के आसपास का बात है शायद, हाँ, या फिर उससे भी हम तुमको लेटेस्ट एक एग्जांपल है। मान लो कि तुम सुनते होगे कि अर्थक्वेक का एपी सेंटर जो है वो काठमांडू में है, पर वो काठमांडू का एपी सेंटर तो काठमांडू में है, पर तुम्हारा डिस्टर्ब तो दिल्ली वाला भी हो रहा है, एनसीआर, दिल्ली एनसीआर वाला भी डिस्टर्ब हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये वेव नेचर का है। मीन्स कि समझो
ये तुम्हारा हो सकता कि पहला वेव का एपिसेंटर यहाँ पे काठमांडू हो, ठीक है, पर ये तो वेव है ना, ये तो फैलेगा, तो फिर इस एरिया में कौन कौन पड़ गया, हो सकता है यहाँ पे पाकिस्तान पड़ जाए या इस्लामाबाद ये सब पड़ जाए, फिर ये अगला वाला हो सक हाँ, ये ज़रूर है कि एपिसेंटर काठमांडू सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होगा, पर यहाँ पे दिल्ली एनसीआर भी तो इस वेव के चपेट में आएगा ना। हाँ, इसमें कम डिस्ट्रक्शन होगा एज़ कम्पेयर टू काठमांडू, पर यहाँ पे भी तो डिस्टर्बेंस होगा ना, इसलिए एपिसेंटर सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होता है अर्थक्वेक से, और जैसे जैसे ये दूर जाता है वैसे वैसे क्या होता है तुम्हारा डिस्टर्बेंस ये कम होते चला जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना कि सिस्मिक वेव और रे में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। अब आता है तुम्हारा दो तरह का बॉडी वेव होता है, एक होता है प्राइमरी वेव और दूसरा होता है सेकेंडरी वेव या एस वेव कहते हैं, ठीक है। बताते हैं पी बारे में। देखो सबसे पहले समझते हैं हम लोग प्राइमरी वेव क्या होता है। प्राइमरी नाम से ही समझ में आ गया, प्राइमरी मीन्स होता है फर्स्ट, ये सबसे फास्टेस्ट वेव है। तुम्हारा जो चारों वेव होगा बाद में तुम देखोगे चारों वेव के बारे में, अभी तो फिलहाल तुम पी और एस का नाम पढ़े हो, पी एस और एल और आर वेव, चार वेव, तो ये चारों में सबसे फास्टेस्ट वेव है, ये सबसे फास्ट ट्रैवल करता है प्राइमरी वेव। इसीलिए अगर ये सबसे फास्टेस्ट है तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा, यही वेव पहुंचेगा, प्राइमरी वेव ही पहुंचेगा, तो ये सबसे फास्टेस्ट वेव है। उसके बाद दूसरा फास्टेस्ट वेव कौन सा है, सेकेंडरी है। फिर उसके बाद कौन है तुम्हारा, उसके बाद है लव और उसके बाद है रैली, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया। अब ये पी वेव का एक तुम समझो बात को कि पी वेव जो होता है इसके पास एक कैपेबिलिटी क्या होता है, ये सॉलिड में भी ट्रैवल कर सकता है और फ्लूइड मीडियम में भी ट्रैवल कर सकता है। मीन्स कि सॉलिड मीडियम में भी ट्रैवल कर सकता है, फ्लूइड मीडियम में भी ट्रैवल कर, फ्लूइड मीडियम मतलब लिक्विड ही नहीं होता है, फ्लूइड मीडियम मीन्स गैस में भी ट्रैवल कर सकता है, सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों मीडियम में ये ट्रैवल कर सकता है। अब देखो पी वेव के बारे में अगला बात, पी वेव का आगे तुमको एक डायग्राम से और अच्छे से समझा देंगे कि पी वेव का मोशन कैसा हो, पर हम तुमको एक एग्जांपल तुमको बताते हैं कि तुम एक समझो स्प्रिंग ले लियो, लोहा का स्प्रिंग ले लियो, ठीक है, तुमको एक डायग्राम से समझाते हैं। वैसे एक तुम्हारा वीडियो भी डाला हुआ है इसके बाद वाला में, तो उसमें तुम समझ जाओगे और अच्छे से, लेकिन इसमें हम तुमको एक बात बताते हैं कि एक इमेजिन करो कि तुम एक स्प्रिंग लिए हो लोहा का, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइट वाला नहीं, ऐसा ही लिए हुए, ठीक है, ऐसा ऐसा करके कंटिन्यूस स्प्रिंग लिए हो, और यहाँ पे तुम पकड़े हुए हो, यहाँ तुम्हारा फ्रंट पकड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ तुम है, यहाँ तुम हो यानी आई है, और यहाँ पे फ्रेंड है, दो लोग हो गए। अब तुम क्या किए, यहाँ से स्प्रिंग को धक्का दिए, इस जगह से तुम ऐसे धक्का दिए, इस तरफ धक्का दिए, ठीक है, तुम्हारा फ्रेंड सिर्फ पकड़ा हुआ है, तुम क्या किए यहाँ से धक्का दिए, तो स्प्रिंग क्या होगा, एक दूसरे को टच करते हुए क्या करेगा, इधर इस तरफ ट्रैवल करेगा, तो तुम्हारा वेव का प्रोपगेशन क्या हुआ, तुम्हारा पैरेलल हुआ ना, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या, वेव का जो पार्टिकल का जो मोशन हुआ, वेव जो ट्रैवल कर रहा है वो क्या कर रहा है तुम्हारा, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हो रहा है, समझ में आ रहा है तुम्हारा। तो पी वेव का मोशन ऐसा ही होता है, बेसिकली ये कॉम्प्रेस और एक्सटेंस कॉम्प्रेशन की तरह करता है। तुम यहाँ से क्या किए, कॉम्प्रेस ही किए ना, इस जगह से जहाँ पे तुम खड़े हो यहाँ से क्या तुम किए, यहाँ से तुम कॉम्प्रेस किए थे, और फिर ये कॉम्प्रेस करने की वजह से क्या हुआ, ये आगे बढ़ा, पुश किया, अपने आगे वाले मटेरियल को पुश किया, वो अपने आगे वाले मटेरियल को पुश किया, और ये क्या करेगा, कंप्रेशन एक्सपेंशन कंप्रेशन एक्सटेंशन करके कहाँ पहुँचेगा, तुम्हारे फ्रंट के पास पहुँचेगा, और बिल्कुल इसी तरह पी वेव ट्रैवल करेगा, कंप्रेशन और एक्सपेंशन की तरह मूव करते चला जाएगा। और ये क्या करेगा, वॉल्यूम को चेंज करता है, ये वॉल्यूम को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि ये तुम्हारा वॉल्यूम चेंज करता है, बाकी कोई भी वेव वॉल्यूम चेंज नहीं करता है, ये वॉल्यूम चेंज करेगा। और क्या चेंज करेगा, बॉडी के शेप को चेंज कर सकता है और बॉडी के साइज़ को चेंज कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बुक्स में तुम विलियम लाउरी पढ़ोगे, उसमें भी ये पॉइंट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बेस्ट बुक होता है विलियम लाउरी, पढ़ना चाहिए सबको, तो उसमें भी ये पॉइंट नहीं दिया हुआ है, पर ये पॉइंट के ध्यान रखना, एग्जाम में आया हुआ है कि कौन करता है। इसीलिए देखो, क्योंकि ये कॉम्प्रेशन का इफेक्ट कर रहा है ना, तो इसीलिए क्या कहते हैं इसको, कॉम्प्रेशनल वेव भी कह सकते हो। पुशिंग इफेक्ट कर रहा है, पुशिंग एंड पुलिंग इफेक्ट कर रहा है, चेंज कर रहा है वॉल्यूम को, शेप चेंज कर रहा है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। इसके अलावा एक और बात ध्यान रखो, ये जो कंप्रेशन कर रहा है इससे क्या हो रहा है, तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनली ट्रैवल कर रहा है ना, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, वन डायमेंशनल ट्रैवल कर रहा है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो लॉन्ग, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव या फिर डायलेशनल वेव कहते हैं इसको, लॉन्गिट्यूडनल वेव या फिर डायलेशनल वेव कहते हैं तुम्हारा, ठीक है। तुम अब यहाँ पे तुमको हम पी वेव का मोशन दिखाते हैं, जो हम तुमसे बात किए उसी को देखो, थोड़ा मोशन कैसा कर रहा है, ठीक है। अभी यही तुमको दिखाने के चाह रहे थे ना कि एक तरफ तुम बैठे पकड़े हुए एक तरफ, और ब्लैक वाले स्पॉट पे ध्यान देना, ठीक है, ब्लैक वाले स्पॉट पे ध्यान दिए होगे तो इसको तुम देख सकते हो कि पी वेव का मोशन कैसा होता है, ऐसा होगा, ठीक है। अब इसमें हम तुमको एक चीज़ दिखाते हैं कि पी वेव में, यहाँ देखो इसका मोशन क्या है तुम्हारा,
डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन यानी वेव का जो पार्टिकल का मोशन होगा, यहाँ पे पर क्यूबिकल ब्लॉक हो, देखो मान लो कि एक क्यूबिकल ब्लॉक का जो मोशन है वो कैसा है तुम्हारा, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। जिधर तुम्हारा लाइट ट्रैवल कर रहा है उसका क्या है, पैरेलल है ना, इसलिए पार्टिकल मोशन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ये याद रखना। चलो नेक्स्ट आते हैं तुम्हारा सेकेंडरी वेव के बारे में समझो। दूसरा वेव, ये सेकंड फास्टेस्ट वेव है जो पहुंचता है तुम्हारे स्टेशन पे। इसके साथ एक केस है कि ये सिर्फ सॉलिड मीडियम में ट्रैवल कर सकता है, ना ये फ्लूइड मीडियम में ट्रैवल कर ही नहीं सकता है, ठीक है, फ्लूइड मीडियम में ट्रैवल नहीं कर सकता है। और इसके बाद इसमें एक केस समझो कि जो तुम स्प्रिंग पकड़े थे ना, जो तुम स्प्रिंग पकड़े थे ऐसे, जो तुम और तुम्हारा दोस्त पकड़ के क्या करते, एक दोस्त इसमें धक्का दे रहा था और वो क्या कर रहा था, तुम्हारा मोशन करते हुए क्या जा रहा था, तुम्हारे फ्रेंड के पास जा रहा था। इसमें क्या करना है तुमको, साइड बाय साइड ऐसे हिलाते हो ना तुम, ऐसे करके हिलाओगे इसको तो साइड बाय साइड ये मोशन लेगा तुमको। वैसे नेक्स्ट वाले स्लाइड में उसका बहुत अच्छा वीडियो दिख जाएगा तुमको और तुमको समझ आ जाएगा। तो क्या करो, देखोगे तुम जो सीयर वेव का जो पार्टिकल होता है ना, वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जाता है, परपेंडिकुलर टू द वाइब्रेशन डायरेक्शन। मीन्स कि मान लो कि अगर तुम्हारा वाइब्रेशन डायरेक्शन किधर है, इस तरफ तुमको जाना है, तो इस पर क्या करेगा, परपेंडिकुलरली ये ट्रैवल करते हुए जाएगा। इस डायरेक्शन में क्या करेगा, ये परपेंडिकुलरली ऐसे करके ट्रैवल करते हुए जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलरली उस डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए जाएगा। तो परपेंडिकुलर जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं। इसके अलावा दूसरा बात ये है कि जैसे कि तुम देखिए कि पी वेव क्या करता है, शेप और साइज दोनों चेंज कर देता है, पर एस वेव क्या करेगा तुम्हारा, सिर्फ क्या करता है, शेप चेंज करता है, ना वॉल्यूम चेंज करेगा ना तुम्हारा साइज चेंज करेगा, ये क्या करेगा, सिर्फ शेप चेंज कर देता है। और सीयर वेव जो होता है, एस वेव जो होता है, वो तुम्हारा अगर हॉरिजेंटल प्लेन में ट्रैवल करता है तो उसको कहते हैं एस एच वेव। अगर हॉरिजेंटल प्लेन में ट्रैवल करे तो उसको क्या कहेंगे, एस एच वेव। और अगर वर्टिकल प्लेन में ट्रैवल करे तो क्या बोलोगे, एस वी, ठीक है, एस एच और एस वी याद रखना, ठीक है। यहाँ तुम लोग एस वेव का डायरेक्शन ऑफ मोशन को देख लो, देख रहे हो कैसे ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है पार्टिकल। जैसे साइड बाय साइड हम तुमको बताया ना कि जैसे एक चेन पकड़ा हुआ है तुम, और तुम क्या करो, हिला दो उसको, साइड बाय साइड हिला दो। एक बार और देखो मोशन को, और अच्छे से समझ में आएगा। देख रहे हो, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन का मतलब क्या है, तुमको किधर जाना है, उस तरफ जाना है। जैसे हम लोग डायग्राम से एक बार और देख, 2-3 बार देख सकते हैं, एक बार और देख लो। चलो ठीक है, अब इसको हम लोगों को बता दें, हो गया। अब इसमें तुमको थोड़ा डायग्राम तो हो गया, अब इस डायग्राम को देख लो, एक बार ढंग से समझा दो। हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन किधर है, इस तरफ है, और ये मोशन कैसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है ना, ऐसे कर रहा है ना। अब ये साइड बाय साइड भी है, मीन्स कि ऐसे ऐसे भी है, ऐसे ऐसे भी कर रहा है ट्रैवल, ठीक है, ऐसे ऐसे भी कर रहा है, और ऊपर नीचे भी हो रहा है, समझ में आ रहा है। ये ऊपर नीचे भी हो रहा है और ये साइड बाय साइड भी मोशन ले रहा है, दोनों मोशन ले रहा है, साइड बाय साइड भी और अप डाउन भी ले रहा है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। तो ये वर्टिकल, अगर ये वर्टिकल प्लेन में होता तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े, क्या कहते हो, वर्टिकल डायरेक्शन में करे तो ये एस बी, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में करे तो ये एस एच कहलाता है। एस एच मतलब ऐसे वाला, साइड बाय साइड वाला, ऐसा वाला, ऐसा से, ठीक है, एस एच कहलाता है। अब देखो वेलोसिटी ऑफ द सिस्मिक वेव, अब इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करो, क्या है, दोनों वेलोसिटी है। वैसे हम लोग जब सिस्मिक बताएंगे तुमको तो और डिटेल में बताएंगे, इसमें सिस्मिक वेव में थोड़ा बहुत और भी बात आता है, पर क्योंकि अर्थक्वेक से हम लोग पढ़ रहे हैं तो अर्थक्वेक में जितना ज़रूरत है हम उसी पे बात करने वाले हैं। तो इसीलिए हम तुमको बता दें कि यहाँ पे देखो क्या है कि वेलोसिटी ऑफ पी वेव कैसे निकालोगे, एप्रोप्रिएट इलास्टिक मॉड्यूलस डिवाइड बाय द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। अभी तो तुम बस फॉर्मूला ही देख सकते हो, क्योंकि इसके लिए तुमको थोड़ा सा हमको बताना पड़ेगा कि कौन सा इलास्टिक मॉड्यूलस का काम आएगा, बल्क मॉड्यूलस, शियर मॉड्यूलस क्या आएगा, वो सिस्मिक जब पढ़ाएंगे तो हम तुमको और डिटेल में बताएंगे। पर फिलहाल तुम अभी ये देख सकते हो कि जो भी इलास्टिक मॉड्यूलस जो ज़रूरत, जो मटेरियल के लिए अप्रोप्रिएट होगा उसको, और डेंसिटी ऑफ द मटेरियल को तुम क्या करोगे, डिवाइड दोगे, और पावर 1/2 मतलब अंडर रूट 1/2। तो वही लिए तुम्हारा देखो के, ठीक है, बल्क मॉडुलस प्लस 4/3। अब तुम लोग जो लोग इलास्टिसिटी क्लास 11 का याद होगा वो लोग को भी थोड़ा बहुत याद होगा, तो ध्यान रखे होगे कि बल्क मॉडुलस क्या होता है, शियर मॉडुलस क्या, शियर मॉडुलस क्या होता है, टेंजेंशियली लगता है ना सरफेस पे, उसको शियर मॉडुलस कहते हैं। बल्क मॉडुलस और कंप्रेसिबिलिटी, जिसमें तुम दबाव करते थे, पर क्या करते थे हम लोग, एक दो तरफ से क्या होता था, कंप्रेसिबिलिटी में ही होता ना, दो तरफ से फोर्स लगाते थे किसी बॉडी को, तो उसी को कहते थे बल्क मॉडुलस या कंप्रेसिबिलिटी वाला केस जो था। तो k + 4/3 म्यू अंडर रूट
रो मीन्स क्या, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। ये तुमको एग्जाम में फॉर्मूला डायरेक्टली आ सकता है, या फिर इसमें तुमको क्या करेगा, सारा तुमको वैल्यू दे देगा, के का वैल्यू दे, बल्क मॉडुलस दे देगा, शियर मॉडुलस दे देगा और डेंसिटी दे देगा और तुमको बोलेगा कैलकुलेट करो। अब देखो एक तो ये हो गया। दूसरा बात, अब फिर ये समझो एस वेव का वेलोसिटी कैसे निकलता है। एस वेव का वेलोसिटी निकालने के लिए एक बात समझो, जो शियर वेव होता है वो क्या, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे, शियर वेव जो होता है क्या होता है, लिक्विड में ट्रैवल नहीं कर सकता, उसके पास कैपेबिलिटी नहीं होता है कि लिक्विड में ट्रैवल करे। तो क्लास 11 का कंसेप्ट में अगर तुमको थोड़ा सा जाएगा, बाद में हम तुमको जब सिस्मिक पढ़ाएंगे तो हम ये सब बताएंगे और डिटेल में जाएंगे तो हम बताएंगे, पर अभी फिलहाल अर्थक्वेक के लिए तुम इतना समझो कि शियर मॉडुलस जो होता है वो लिक्विड में क्या होता है, जीरो होता है। तो इस फॉर्मूला में अगर म्यू जीरो हो गया तो ये वाला वैल्यू तो खत्म हो गया ना, सोच के देखो ये वैल्यू तो खत्म हो गया, तो फॉर्मूला क्या बन गया, के बाई रो बन गया। तो वेलोसिटी ऑफ स्पीड क्या होता है, अंडर रूट के बाई रो, ठीक है, क्योंकि म्यू का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। और यही रीज़न है, तुमसे रीज़न आया हुआ है किसी ऑयल इंडिया का एग्जाम में एक बार ये पूछा हुआ था कि रीज़न पूछा गया था कि वाई एस वेव नॉट ट्रैवल इन लिक्विड, बिकॉज शियर मॉडुलस इज जीरो। अब यहाँ सरफेस वेव में देखो क्या होता है, बॉडी वेव समझ गया होगा मेरे ख्याल से। अब बॉडी वेव में, सरफेस वेव में देखो, सरफेस वेव कौन सा वेव होता है, वो वेव जिसमें क्या हो कि जो तुम्हारा सिस्मिक वेव हो वो क्या करे, सिर्फ सरफेस पे ट्रैवल करे, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में नहीं जाए। नाम में वैसे सरफेस है तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में ट्रैवल नहीं कर पाता है, ये सरफेस पे ही रहता है, ठीक है, या नियर सरफेस में रहता है, थोड़ा नीचे जा सकता है, नियर सरफेस जोन में रहता है। इसका फ्रीक्वेंसी कम होता है, जिसका फ्रीक्वेंसी कम होता है और वेवलेंथ हाइयर होता है। अब फ्रीक्वेंसी कम और वेवलेंथ हाइयर में जो लोग का फिजिक्स थोड़ा वीक होगा वो लोग को थोड़ा फ़र्क नहीं पता होगा, पर फिर भी हम समझा देते, थोड़ा फिजिक्स समझ लो। फ्रीक्वेंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ, ये बात रिलेशन ध्यान रखो। फ्रीक्वेंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, वेवलेंथ होता है। अब जिसको ये भी नहीं समझ आया कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होता है, उसके लिए भी हम क्लियर कर देते हैं कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होता है। जैसे समझो कि कोई सिस्मिक वेव है, ये ऐसा ट्रैवल करता है, सिस्मिक वेव ऐसा ही होता है ना जी। तो फिर क्या होगा, ये जो हाइट होता है सिस्मिक का, जो ये वेव का जो हाइट होता है, इसको क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एम्पलीट्यूड। अब देखो इस क्रेस्ट से अगले क्रेस्ट का दूरी कहते हैं क्या, वेवलेंथ। इसको क्या कहते हैं, वेवलेंथ। एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट की दूरी को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। या एक तरफ से दूसरे तरफ की दूरी को भी तुम क्या बोलोगे, वही बात हो गया, क्या कहोगे, वेवलेंथ कहोगे। तो वेवलेंथ समझ में आ गया और तुम्हारा एम्पलीट्यूड समझ में आ गया। अब समझो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कि एक वेव को एक सेकंड में कितना वेव पास हो रहा है, पर सेकंड में कितना वेव पास हो रहा है, या फिर पर यूनिट टाइम में कितना वेव पास होता है, ठीक है, पर यूनिट टाइम। मान लो एक सेकंड का तुम टाइम ले रहे हो, एक सेकंड में कितना वेव पास होता है, एक सेकंड पर यूनिट टाइम में बोला जाता है। तो एक सेकंड में कितना वेव पास होता है, जरा समझो। तो तुम थोड़ा समझो, वेव में बहुत लोगों को दिक्कत होता है, क्या ये एक वेव है, नहीं, ये हाफ वेव है। कंप्लीट वेव ऐसे होगा, ठीक है, तो इसको कहते हैं कंप्लीट वेव। तो एक सेकंड में कितना वेव पास हो रहा है ऐसा, ठीक है, तो इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज, ठीक है, ये इस बात को ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया कि सरफेस वेव का क्या होता है, तुम्हारा फ्रीक्वेंसी क्या होता है, लो होता है, और वेवलेंथ हाई होता है। ये रिलेशन याद रखना, ये तुम्हारे नेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सरफेस वेव है लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, ऐसा करके 4 ऑप्शन दिया हुआ था। तो ये पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, हम इसका क्वेश्चन भी करवा देंगे तुमको। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, जो सरफेस वेव होता है उसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो डेप्थ के साथ डिक्रीज करते हैं। एम्पलीट्यूड मतलब अभी जस्ट देखे थे तुम, वेव की हाइट को क्या बोलते हो, एम्पलीट्यूड बोलते हो। तो डेप्थ के साथ क्या होता है, एम्पलीट्यूड तुम्हारा जो है वो घटता है, किसका, सरफेस वेव का। और ये इसका कैरेक्टर है, ये इसका कैरेक्टर है। तुमको 2 कैरेक्टर पता चल गया, सरफेस वेव का फ्रीक्वेंसी लो होता है, वेवलेंथ हाई होता है, एम्पलीट्यूड तुम्हारा डेप्थ के साथ डिक्रीज करता है, और यही तुम्हारा कैरेक्टर है। अब देखो एक ये थर्ड पॉइंट देखो क्या बोलते हैं। थर्ड पॉइंट बोला जा रहा है कि एम्पलीट्यूड जो होगा तुम्हारा सरफेस वेव का, जो एम्पलीट्यूड जो होता है, अगर वो किसी वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, किसी वेव का एम्पलीट्यूड क्या हो, ज़्यादा हो, तो वो लेस रैपिडली डिक्रीज़ करेगा। जैसे जैसे अब तो एक बात तो तुमको पता है ना कि जैसे जैसे तुम डेप्थ पे जाओगे वैसे वैसे क्या होता है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ करता है सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग। अब जिसका ज़्यादा बड़ा एम्पलीट्यूड, मान लो कि एम्पलीट्यूड बड़ा है, तो वो जैसे जैसे डेप्थ पे जाएगा वैसे वैसे उसको डिक्रीज़ होने में भी तो वो धीरे धीरे डिक्रीज़ करेगा। जैसे हम तुमको एक एग्जांपल देते हैं, बेसिक सिंपल एग्जांपल समझो। किसी वेव लेंथ का, कोई मान लो कि कोई एक वेव है, कोई सरफेस वेव है, उसका एम्पलीट्यूड 100 मीटर है। क्या है, 100 मीटर है, ठीक है, समझो। कोई वेव है, उसका जो वेवलेंथ एम्पलीट्यूड है वो क्या है, 100 मीटर है। तो इसको डिक्रीज़ होने में, ज़ीरो होने में मे बी इसको 100 मीटर क्या लगे, 100 मीटर लग जाए। समझ रहे बात को, 100 मीटर लगेगा। अब इसी के प्रोपोर्शनल मान लो कि कोई एक वेवलेंथ है
जो 50 मीटर का है, वेवलेंथ मेरे मुंह से गलती से निकल जाए, एम्पलीट्यूड, वो ये कि एम्पलीट्यूड जो है वो 50 मीटर का एम्पलीट्यूड है। अब इसको ये भी कितने में डिक्रीज़ करेगा, 50 मीटर में ही ना तुम्हारा क्या करेगा, वो डिक्रीज़ करेगा, 50 मीटर में ख़त्म होगा, इसका इफेक्ट ख़त्म होगा। तो देखो प्रोपोर्शन तो तुम्हारा वो सेम ही है ना, कि 1 मीटर में 1 मीटर का एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ कर रहा है, तो प्रोपोर्शन तो सेम ही है। तो ये बात समझ में आया कि इसको थोड़ा ख़त्म होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, 100 मीटर लगेगा, इसका एम्पलीट्यूड 50 मीटर का है, तो इसको थोड़ा कम टाइम लगेगा, क्योंकि तुम्हारा रेट क्या है, डिक्रीज़ करने का रेट तो सेम है ना, लेकिन फ़र्क क्या हो रहा है, बस तुम्हारा ज़्यादा एम्पलीट्यूड वाले को ज़्यादा टाइम लगेगा, कम एम्पलीट्यूड वाले को कम टाइम लगेगा। सिंपल पॉइंट लगेगा, सिंपल मैथमेटिक्स, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। स्टेटमेंट बहुत बड़ा हो सकता है तुम्हारा, लेकिन मतलब बहुत छोटा सा होता है। अब आते हैं सरफेस वेव के दो टाइप होते हैं, एल और आर वेव्स। एल फॉर लव वेव, आर फॉर रेलिक वेव। दोनों साइंटिस्ट थे। लव वेव डेंजरस वेव होता है, मोस्ट डेंजरस वेव का नाम क्या होता है, लव वेव। वैसे भी प्यार ज़्यादा डेंजरस होता है, तो लव वेव इज़ द मोस्ट डेंजरस वेव। तो ये ध्यान रखना, और इसी की वजह से जो भी तुम बिल्डिंग डिस्ट्रक्शन देखते हो, बिल्डिंग गिरना, वो लव वेव की वजह से होता है, ठीक है। अब आते हैं तुम्हारा लव वेव और रेलिक वेव। थोड़ा रेलिक वेव के बारे में समझते हैं क्या होता है। रेलिक वेव का दूसरा नाम क्या होता है, ग्राउंड रोल वेव। अच्छा, किसी भी वेव का सिनोनिम्स को ध्यान से देख लेना, क्योंकि सिनोनिम्स 2-3 बार आ चुका है किसी का। जैसे तुम देखे होगे पी वेव का नाम लॉन्गिट्यूडनल वेव है, फिर क्या था, पुश एंड पुल वेव था, कॉम्प्रेशनल वेव था। तो उसी तरह तुमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा किसका कौन नाम है। सिनोनिम्स 2 बार आ चुका है। हम अगले लेक्चर में जितना भी क्वेश्चंस आया हुआ है तुम्हारा इससे रिलेटेड, वो सारा हम तुमको दे देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन वैसे हम डाले एंड में। तो रेलिक वेव का नाम किसके नाम पे पड़ा था, लॉर्ड रेलिक के नाम पे बना था। ये साइंटिस्ट थे जो इसको पहली बार ऑब्जर्व किए थे, रेलिक वेव का फिनोमेना को ऑब्जर्व किए थे। उनका नाम लॉर्ड रेलिक था। इसका मोशन क्या होता है, इसका मोशन होता है इलेप्टिकल मोशन होता है। इलेप्टिकल मोशन क्या होता है, जैसे मान लो कि तुम पानी को पत्थर को तुम क्या किए, पानी में मार दिए, तो कैसा, ऐसा ही वेव बनेगा ना, धीरे धीरे करके बाहर की तरफ बढ़ता है, ठीक है। अब ये जो है तुम्हारा इलेप्टिकल मोशन है, इसका जस्ट अपोजिट। कैसा अपोजिट, जैसे समझो ऐसे अंदर की तरफ ऐसा मोशन लेगा, इलेप्टिकल रेट्रोग्रेड मोशन लेगा, ठीक है। ये तुम्हारा प्रोग्रेड मोशन है, बाहर की तरफ बढ़ रहा था। ये क्या है, तुम्हारा रेट्रोग्रेड मोशन है, इलेप्टिकल रेट्रोग्रेड मोशन है। समझ में आया बात तुम्हारा। इसको तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि पी वेव का, यानी कि पैरेलल टू द वेव डायरेक्शन, और तुम्हारा एस वेव इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन को क्या कंबाइन कर दोगे तो तुम्हारा कैसा मोशन मिल जाएगा, तुमको रेलिक वेव का मिल जाएगा। वैसे तुम अभी जस्ट आगे तुम इसका डायग्राम देखोगे तो तुमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक और बात कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ रेलिक वेव जो होता है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ करता है। अभी जस्ट तुम शुरुआत में जो सरफेस वेव का जो तुम पढ़ रहे थे उसमें तुम क्या पढ़े थे कि एम्पलीट्यूड जो होता है वो डेप्थ के साथ डिक्रीज़ करता है। एम्पलीट्यूड डेप्थ के साथ क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। पर रेलिक वेव में एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ तो करता है पर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन आया हुआ था कैसे डिक्रीज़ करता है, एक्सपोनेंशियली, लॉग बाय लॉग टेबल, कैसे डिक्रीज़ करा, किस टर्म में डिक्रीज़ करता है, ठीक है। तो तुम्हारा एक्सपोनेंशियली, स्क्वायर रूट, ऐसा क्वेश्चन में ऑप्शन में आया हुआ था, तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ करता है। अब तुम यहाँ पे इसका मोशन देख लो, रेलिक वेव कैसे, पार्टिकल इसका कैसे मूव करेगा, देखो दिख रहा है। मतलब कि पी वेव अभी जस्ट बोलते, पी वेव और एस वेव को कंबाइन कर दो, देखो लग रहा है पी वेव के डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, जैसे पी वेव कर रहा था, और मोशन भी कैसा ले रहा है। एक बार और देख लो डायग्राम से, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोबारा देखो, देख रहे हो एकदम बिल्कुल पी वेव, और ऐसा लग रहा है एस वेव इन परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कर रहा है। और मोशन क्या है, पार्टिकल मोशन कैसा है, इलेप्टिकल मोशन है। नेक्स्ट में आता है तुम्हारा लव वेव। क्या होता है, ये मोस्ट डेंजरस वेव है, ध्यान रखना, मोस्ट डेंजरस वेव है। और इसका नाम कौन दिए थे, AEH, लव के नाम पे ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, वो पहली बार इसको देखे थे। और ये बिल्कुल एस वेव की तरह ही है, जब एस वेव का जैसा मोशन था बिल्कुल वैसा ही है, बस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है। इस बात को ध्यान रखना। वो कैसा था तुम्हारा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मोशन कर रहा था ना, एस वेव का क्या था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा था। पर एस वेव कैसा है तुम्हारा, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं करता है। लव वेव, सॉरी, एस वेव का क्या था तुम्हारा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी ट्रैवल कर रहा था, वर्टिकल डायरेक्शन में भी ट्रैवल कर रहा था। ऐसा ही था ना, कैसे ऊपर नीचे की तरफ हो रहा था। एक बार वीडियो में देख लेना कैसे अप डाउन कर रहा था। पर इसमें तुम्हारा कैसे हो रहा है, इसमें तुम देखोगे सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन लेता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रांसवर्स मोशन लेता है। ट्रांसवर्स तो परपेंडिकुलर तो ठीक है, पर किस डायरेक्शन में, सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में कन्फाइंड रहता है।
और ये डेंजरस वेव है, इसके बारे में तुमको बता ही दिए थे। अच्छा, एक बात को अगला याद रखना, वेलोसिटी जो लव वेव, वेलोसिटी ऑफ द लव वेव जो होता है वो रेले वेव से ज़्यादा होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब लव वेव के भी मोशन को देख लो कैसा होता है, देखो देख रहे हो पार्टिकल मोशन कैसा हो रहा है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन भी है, और तुम्हारा क्या है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, प्लस तुम्हारा क्या है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। ठीक है, पार्टिकल मोशन का तुम्हारा यहाँ पे डायग्राम जो ये पिंक कलर से बनाया हुआ है वो भी देख सकते हो तुम। तो ये हो गया, यहाँ पे देखो ना तुमको दिख जाएगा यहाँ पार्टिकल मोशन कैसा है तुम्हारा, ठीक है, ऐसे और ऐसे, मीन्स कि परपेंडिकुलरली भी जा रहा है लेकिन किस में कन्फाइंड है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में कन्फाइंड है। ऐसे देखो यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन में कन्फाइंड है। ठीक है, और उसमें कैसे था, उसमें ऐसे था ना, एस वेव में कैसे था, ऐसे था, मतलब हॉरिजॉन्टल भी था और वर्टिकल भी था, पर इसमें क्या है हॉरिजॉन्टल ही प्लेन में ही कन्फाइंड है। उसमें क्या था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन दोनों में कन्फाइंड था एस वेव में। ठीक है, साइड बाय साइड मोशन कर रहा था। तो आगे देखो गेट 2018 का क्वेश्चन है, कितना आसान हो जाएगा, जो लोग लेक्चर को ध्यान से सुनेगा वो तुरंत आंसर करेगा। सबसे पहले मैच द फॉलोइंग है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, गेट 2018। चलो मैच करते हैं। सबसे पहले पी वेव डायरेक्शन कैसा होता है, ऑप्शन मत देखो, यहाँ पे देखो ही मत, पहले ही सोचो कि पी वेव के बारे में क्या था। पी वेव का डायरेक्शन कैसा था तुम्हारा, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ऑप्शन खोजा जाए, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कहाँ है, इसमें से कोई भी खोजो। पार्टिकल मोशन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन। पी का 3 कैसे बनाया जाता है वो तुमको सिखा देते हैं एलिमिनेट करके। तो पी का 3 कौन कौन सा ऑप्शन में, सी में है और बी में है। ठीक है, मीन्स कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो हो नहीं सकता, खत्म हो गया, 2 ऑप्शन का काम खत्म हो गया। अब तुम्हारा गलत होगा तो अब ये चांसेस है कि तुम 50% सही हो गए। ठीक है, 50% प्रोबेबिलिटी बढ़ गया। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, जिसका भी तुमको याद है एस वेव। एस वेव का क्या था, ट्रांसवर्स डायरेक्शन तो था। ठीक है, इतना याद है हमको, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में था। क्वेश्चन है पार्टिकल मोशन इज इन ट्रांसवर्स टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, मिल गया तुमको। यानी कि एक बार देखा जाए पी का क्या हो गया तुम्हारा, पी का हो गया पार्टिकल मोशन इन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन, एक ये हो गया। एस वेव का क्या था तुम्हारा, पार्टिकल मोशन जो होता है तुम्हारा ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होता है। तो इसको देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 दे, पहले ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, पार्टिकल मोशन इज ट्रांसवर्स टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन, सोचना ही नहीं है, हो गया। क्यू का 1 हो गया। ठीक है, दूसरा दोनों में है क्यू का 1। अब ऑप्शन 3 देखते हैं, रेलिक वेव, ये भी ट्रांसवर्स था, ये तुम्हारा क्या था, इलेप्टिकल था। रेलिक वेव सॉरी क्या था, इलेप्टिकल था। अभी जस्ट हम लोग देख रहे थे ना रेट्रोग्रेड मोशन वाला, तो कौन सा है, आर का 4 है। अब आर का 4 देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो कितना इजी था, लेकिन इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन तो हम डाल दिया, अगली बार 4-5 क्वेश्चन और डालेंगे, गेट का और नेट का क्वेश्चन डालेंगे, या जैम का भी क्वेश्चन डालेंगे। ये तो जैम में आ ही सकता है, बहुत ईजी है, जैम में बिल्कुल पूछना चाहिए। और जैम में जो आया भी हुआ है, जैम में तुम देखोगे पर्टिकुलर दे देता है, जैसे कि सिर्फ पी वेव डाल दे, इसमें तो मैच करने चारों के बारे में क्या, उसमें सिर्फ पी वेव दे देगा, चारों ये चारों ऑप्शन दे देगा, तुमको बोलेगा विच वन इज़ करेक्ट। आगे का नेक्स्ट टॉपिक जो अगला लेक्चर आने वाला है वो किस में आएगा, गेट का कुछ क्वेश्चन देंगे, पहले जैम का कुछ क्वेश्चन देंगे, उसके बाद पढ़ेंगे टाइप ऑफ अर्थक्वेक, कॉज ऑफ अर्थक्वेक, और फिर देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट एपिसेंट्रल डिस्टेंस। वैसे एक न्यूमेरिकल तुम बनाए हो, पर 1-2 तरीके का और बनेगा, वो अगले लेक्चर में देंगे। चलो ठीक है, थैंक यू।